हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर आरपीएससी आरएसएसबी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, बात कर रहे हैं आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में। साथियों, आज का जो पेपर सेशन है मेरे दोस्तों, वो होगा 2018 का जो पेपर है मेरे दोस्तों। आज हम उस पर बात करेंगे। तो साथियों, पहले हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस पे बात करते हैं। टीचिंग मेथड की मैं अलग से सीरीज डाल रहा हूँ जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है। तो साथियों, आज की जो सीरीज का पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके सामने स्क्रीन पर ला चुका हूँ। इसमें साथियों कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय मेलेनिन उत्पादक अंग या उत्तक है। तो मेरे दोस्तों, सक्रिय मेलेनिन, आपको ध्यान है कि मेलेनिन क्या काम आता है। मेलेनिन आपके गोरे होने का या काले होने का निर्धारक तत्व है, निर्धारक पिगमेंट है। तो मेरे दोस्तों, ये किस किस ऑर्गन या टिश्यू से उत्पादित होता है। तो ऑप्शन में मेरे दोस्तों इन्होंने दिया हुआ है। पहला ऑप्शन मेरे दोस्तों यहाँ है बोजानस का अंग, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेडियम, तीसरा है इंक ग्लैंड, चौथा है ग्रीन ग्लैंड। अब आप देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इन्होंने दोस्तों, बहुत ही सरल ऑप्शन दिए हैं। आप देखेंगे तो आप इनको यूं ही छाट लेंगे। बोजेनस का अंग किस में मिलता है, ऑस्ट्रेडियम किस में मिलता है, ग्रीन ग्लैंड किस में मिलती है। तो साथियों, आप ये जो तीन नाम देखेंगे, ये तीनों नाम नॉन कोऑर्डिनेट्स के आपको जो नॉन कोऑर्डिनेट्स जब आप पढ़ते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर इंक ग्लैंड जो है, शाही ग्रंथि, वही जो ग्रंथि है, वही जो ग्लैंड है, वही टिश्यू है मेरे दोस्तों, वही अंग है जो कि सक्रिय मेलेनिन का उत्पादन करता है। तो मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगला प्रश्न बताता है कि पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सौर मंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस प्राथमिक रूप से अनिवार्य है। सौर मंडल यानी कि मेरे दोस्तों ट्रोपोस्फियर, यानी कि ट्रोपोस्फियर पर कौन सी गैस अनिवार्य रूप से प्राथमिक रूप से आवश्यक है जो कि पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो मेरे दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो मेरे दोस्तों, चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है वो बताइए। तो इसका साथियों सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों CO2। CO2 मेरे दोस्तों मैं बताऊं आपको अनिवार्य गैस है ग्रीन हाउस में, प्राथमिक रूप से अनिवार्य है। प्राइमरी सबसे पहले CO2 का होना जरूरी है ही है, तभी जाके यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में मेरे दोस्तों जो टेम्परेचर कंट्रोल अच्छे से बना रहता है। अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है। क्लोरोफाइसी मेरे दोस्तों यहाँ पर एल्गी का एक पार्ट है। एल्गी के पार्ट में यहाँ पर इन्होंने 3 सदस्य जो है वो क्लोरोफाइसी के, और चौथा सदस्य क्लोरोफाइसी का नहीं है। तो बताइए, ऑप्शन यहाँ पर देखा है, पहला ऑप्शन है कारा, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ओइडोगोनियम, तीसरा है स्पाइरोगायरा, चौथा है क्लेडोफोरा। तो मेरे दोस्तों, सही आंसर इसका जाएगा वो है मेरे दोस्तों कारा। तो कारा जो है मेरे दोस्तों वो क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है। स्पाइरोगायरा, ओइडोगोनियम और क्लेडोफोरा जो है मेरे दोस्तों क्लोरोफाइसी के एक सक्रिय सदस्य के रूप में माने जाते हैं। तो आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज साथियों 2018 का साथियों जो मेरे दोस्तों अगला प्रश्न है वो है, स्वतंत्र बीजाणुद्भिद उपस्थित होता है तो इंडिपेंडेंट मेरे दोस्तों स्पोरोफाइट जो है वो किस में मिलता है। ऑप्शन है आपके सामने, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया और एडियंटम। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो एंथोसिरोस है मेरे दोस्तों, ये जो है एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया और मार्केंसिया तो और एडियंटम की साथियों बात करें, सबसे पहले एडियंटम की बात करते हैं। तो एडियंटम मेरे दोस्तों ये है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जनरली 2 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों, होमोस्फेयर और मेरे दोस्तों और दूसरा होता है हेटेरोस्फेयर। ये थोड़ा काटा पुटा ज़्यादा हो रहा है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। होमोस्फेयर और मेरे दोस्तों दूसरा होता है हेटेरोस्फेयर। तो मेरे दोस्तों होमोस्फेयर है, होमोस्फेयर में मेरे दोस्तों यहाँ पर एक तो मिलता है एडियंटम, दूसरा होमोस्फेयर में कौन मिलेगा, एक तो मिलेगा होमो में कौन मिलेगा मेरे दोस्तों, होमोस्पोर में कौन मिलेगा, एडियंटम मिलेगा, इक्विसिटम मिलेगा, और मेरे दोस्तों कौन मिलेगा, और मिलेगा साइलोटम। साइलोटम, इक्विसिटम और एडियंटम मेरे दोस्तों किस में मिलते हैं, होमोस्पोर टेरिडोफाइट्स में। और हेटेरोस्पोर जो टेरिडोफाइट होते हैं मेरे दोस्तों उसमें मिलता है मेरे दोस्तों यहाँ पर सिलेजिनिला और सिलेजिनिला एजोला जैसे जो फर्न है मेरे दोस्तों वो किस में मिलते हैं, वो मिलते हैं मेरे दोस्तों हेटेरोस्पोर में। बात करें मेरे दोस्तों यहाँ पर एंथोसिरोस की, एंथोसिरोस में जो मेरा दोस्तों स्पोरोफाइट है मेरे दोस्तों वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है उसका मेरे दोस्तों फूट, दूसरा है उसका इंटरमीडिएट और तीसरा है मेरे दोस्तों उसका कैप्सूल। तो एंथोसिरोस में जो है स्वतंत्र बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट जो है वो स्वतंत्र नहीं मिलता है। फ्यूनेरिया की बात करें तो फ्यूनेरिया मेरे दोस्तों, फ्यूनेरिया एक मॉस है। तो फ्यूनेरिया में मेरे दोस्तों यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है मेरे दोस्तों वो किसकी प्रेजेंस में होता है, वो होता है मेरे दोस्तों वाटर की प्रेजेंस में। तो मेरे दोस्तों फ्यूनेरिया में जो है यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होकर वो डिपेंडेंट होता है, पार्शियली डिपेंडेंट होता है और डिपेंडेंट होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी मेरे दोस्तों इसका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन मार्केंसिया की बात करें तो मेरे दोस्तों मार्केंसिया में भी वही स्थिति होती है, वाटर यहाँ पर नेसेसरी चीज है फर्टिलाइजेशन के लिए, अतः इसमें भी मेरे दोस्तों जो स्पोरोफाइट है मेरे दोस्तों, स्पोरोफाइट जो है बीजाणुद्भिद जो है मेरे दोस्तों वो यहाँ पर पार्शियली डिपेंडेंट होता है, अतः वो फुली इंडिपेंडेंट नहीं होता है। अब बात करें एडियंटम की, जो कि अगला आखिरी ऑप्शन बचता है। तो मेरे दोस्तों एडियंटम जो है टेरिडोफाइटा है साथियों, ये वो फर्न है जो कि यहाँ पर वस्कुलर टिश्यू रखते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्र बीजाणुद्भिद मेरे दोस्तों इनके अंदर मिलता है। तो स्वतंत्र बीजाणुद्भिद किस में मिलेगा मेरे दोस्तों, एडियंटम में। सही ऑप्शन इसका क्या चला जाएगा, एडियंटम। एडियंटम किस प्रकार का टेरिडोफाइट है, होमोस्पोर वाला। पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति किससे होती है भाई साहब, बता दो एक बार। अगला सॉरी यहाँ पर कहाँ चला गया साथियों,
PYQ सीरीज अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति किससे होती है? अंतःचर्म से, परिरम से, अधिचर्म से, मज्जा किरणों से। एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। लेटरल रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, पेरीसाइकल, मेडुलरी रेस। तो मेरे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पेरीसाइकल। पेरीसाइकल साथियों वो पार्ट है जहां से लेटरल रूट्स बनती है, यानी कि पार्श्व जड़ें जो है वो मेरे दोस्तों वो किससे बनती है? परिरम से या पेरीसाइकल से। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों वो आपकी स्क्रीन पर, वो है सबसे मोस्ट वायरल प्रश्न है, कई बार पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में घटित नहीं होता है? तो साथियों 4 चक्र आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा चक्र है जो मेरे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता? क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, एटीपी संश्लेषण, इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला यानी कि ETS। तो साथियों क्रेब्स, ग्लाइकोलाइसिस, एटीपी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो साथियों ये जो चारों चक्र है ये कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित होते हैं, लेकिन इनमें से एक चक्र है जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होता, वो है मेरे दोस्तों यहाँ पर, वो है यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है मेरे दोस्तों किस पार्ट में होता है, कोशिका के कौन से भाग में ग्लाइकोलाइसिस होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आज की सीरीज का, प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए के अणुओं की संख्या होती है। प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है उसमें डीएनए के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 100 से अधिक होती है, या 10 तक होती है, अनगिनत होती है। तो साथियों सही आंसर इसका 1, यानी कि प्रत्येक गुणसूत्र में एक डीएनए अणु यहां पर मिलता ही मिलता है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, जीन के वैकल्पिक प्रकार कहलाते हैं। अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर नोन एज। तो साथियों अल्टरनेट फॉर्म है जीन की वो क्या कहलाती है? ट्यूटोमर्स, आइसोमर्स, एलील्स और मेरे दोस्तों पोलिप्लॉइड। तो बहुगुणित जो होता है वो पोलिप्लॉइड कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? एलील्स होते हैं मेरे दोस्तों, एलील। तो यहाँ पर एलील इसका सही आंसर हो जाएगा। एलील्स जो है जीन के वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेट फॉर्म को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं, युग्म विकल्पी। तो साथियों आरपीएससी सेकंड ग्रेड PYQ सीरीज हम यहाँ पर चला रखे हैं यूट्यूब पर। 2018 का ये पेपर है जिसे हम सोल्व कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें और खुद भी सब्सक्राइब करें, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से अर्धसूत्र विभाजन में होता है, कौन सी घटना अर्धसूत्र विभाजन में होती है किंतु समसूत्र विभाजन में नहीं? नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आप देखिए साथियों, इन्होंने एक प्रश्न पूछा है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में ये घटना होगी लेकिन समसूत्री विभाजन में नहीं होगी। तो अपन एक बार इनके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है मेरे दोस्तों स्वतंत्र अपव्यवन। स्वतंत्र अपव्यवन की घटना मेरे दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन में होती है। समजात गुणसूत्र का पृथक्करण, ये भी मेरे दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन में होता है। अरे जीन विनिमय तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ये तो पहचान है अर्धसूत्री विभाजन की, तो जीन विनिमय तो होगा ही होगा। समजातों का सिनेप्सिस, ये घटना भी मेरे दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन में पाई जाती है। तो कौन सा कूट यहाँ पर ऑप्शन की दृष्टि से सही होना चाहिए? ABCD बिल्कुल पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही कर दिया गया था। इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1, यानी कि चारों जो कूट है मेरे दोस्तों वो अर्धसूत्री विभाजन में संपन्न होते हैं लेकिन समसूत्री विभाजन में नहीं होते। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, लेमार्क के अनुसार, इवोल्यूशन से ये क्वेश्चन आया है उठ के, लेमार्क के अनुसार विकास के कारण हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति एवं प्राकृतिक वर्ण। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत तो दिया था लेकिन प्राकृतिक वर्ण का नहीं दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत मेरे दोस्तों डार्विन ने दिया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, जीव की बृहत्तर जटिलताओं की ओर विकसित होने की सहज प्रवृत्तियों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये थोड़ा मुझे सही लग रहा है, इसको एक बार रख लेते हैं, आगे देखते हैं। अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के बाद प्राकृतिक वर्ण, ये भी थोड़ा सही लगा, लेकिन यहाँ पर ये जो प्राकृतिक वर्ण शब्द आया है भाई साहब, इसने इसको गलत साबित कर दिया। अतः ऑप्शन नंबर 1 के बाद ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर गलत हो जाता है। विविधता का उत्पादन एवं प्राकृतिक वर्ण, फिर से प्राकृतिक वर्ण। तो मेरे दोस्तों ऑप्शन ही बहुत ही इजी दे दिए इन्होंने, तो 3 ऑप्शन में प्राकृतिक वर्ण डाल दिया। आपको ध्यान है कि प्राकृतिक वर्ण ऑलरेडी डार्विन देता है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है जो सही चला जाता है। अब मैं कह रहा हूँ साथियों, प्रश्न बहुत आसान आते हैं, बस प्रश्न को शांति से पढ़कर आपको हल करना है। जितना ज़्यादा शांति से आप पेपर हल करेंगे आपका प्रश्न उतना ही सही होता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों, प्रवर्धन की किसी भी अलैंगिक विधि जिसमें सामान्य निषेचन से भ्रूण उत्पादन निहित नहीं होता है के लिए प्रयुक्त पद है। तो साथियों ये एक परिभाषा है जो कि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित है। अब बीजाणुकता, अपयुग्मन, असंग जनन, अनिषेक जनन। तो मेरे दोस्तों एपोमिक्सिस जो होती है यानी कि असंग जनन जो होता है उसमें ये घटना, ये परिभाषा एकदम फिट बैठती है। एपोमिक्सिस में क्या होता है मेरे दोस्तों कि इसमें क्या होता है, सामान्य निषेचन से भ्रूण उत्पादन निहित नहीं होता है, यानी कि सामान्य अगर जनरल फर्टिलाइजेशन आप करोगे तो मेरे दोस्तों उसमें भ्रूण उत्पादन निहित नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों अगला जो प्रश्न है आज की सीरीज का वो है बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करने वाला प्रश्न है साथियों। कॉलम 1 कॉलम 2 दिए हुए हैं। तो साथियों आपको यहाँ पर जो संरचना है ये इधर पाई जाती है और इधर यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, उनमें आपको मिलान करना है। सरसों, हिबिस्कस, पाइसम, केलोट्रोपिस और ओसिमम। तो साथियों बात करी जाए यहाँ पर मेरे दोस्तों, इधर गाइनोस्टीजियम जो है मेरे दोस्तों वो किस में मिलता है? गाइनो जो स्टीजियम है मेरे दोस्तों वो मिलता है केलोट्रोपिस में। गाइनो बेसिक स्टाइल यानी कि स्टाइल जो है मेरे दोस्तों वो गाइनो बेसिक स्टाइल टाइप की जो होती है मेरे दोस्तों वो मिलेगी, या साथियों वो मिलती है ओसिमम में। और
पेपिलियोनिसिस दलपुंज जो है मेरे दोस्तों पी से पी को मिलाओ ऐसे करके मैंने ये याद कर रखा था। ये मिलता है पाइसम में। चतुर्दीर्घी अवस्था किसमें मिलती है? चतुर्दीर्घी अवस्था मिलती है सरसों में। तो अब एक ही अवस्था बचती है मोनो एडल्ट जो है मेरे दोस्तों कई बार पूछी गई है। ये मिलान करने वाले प्रश्नों में नहीं, ये वैसे भी डायरेक्टली पूछा गया है कि मोनो एडल्ट अवस्था किसमें मिलती है? ये मिलती है मेरे दोस्तों हिबिस्कस में। तो ये जो कूट है वो कौन से में फिट बैठ रहा है अपन देखते हैं। पहले में आ रहा है साथियों चौथे नंबर का, पहले में चौथे नंबर, दूसरे में भी और चौथे में भी। दूसरे में देखते हैं अपन, दूसरे में आएगा साथियों मेरे दोस्तों 5वें नंबर का ओसीमम 5वें नंबर का। इसमें तो नहीं है, इसमें है, तो ये ऑप्शन नंबर ऑटोमेटिक चौथा राइट हो जाता है। तो आंसर नंबर साथियों 4 है जो मेरे दोस्तों का सही आंसर हो जाता है। तो साथियों पीवाई की सीरीज का आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के लिए पीवाई की सीरीज साथियों ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपके साथ जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ये पुराने प्रश्न साथियों पीवाई की सीरीज आपके सामने पीवाई के क्वेश्चन लेके आता हूं। अतः मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और खुद भी इसको सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, प्रतियन में सक्षम छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु कहलाता है। इंट्रॉन्स, प्लाज्मिड, एक्सॉन और परा अंतरणीय तत्व, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वप्रतिकृतिन, यानी कि जो सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए में कैपेबल होते हैं वो होते हैं वृत्ताकार डीएनए अणु, वो प्लाज्मिड कहलाते हैं। तो सही आंसर मेरे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों आज की सीरीज का जो अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जीन के लिए दूसरा नाम सिस्टोन है, ठीक है। बिंदु उत्परिवर्तन अनर्थक उत्परिवर्तनों में परिणत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक गुणसूत्र में तप्त स्थल वे स्थल है जहां उत्परिवर्तन बहुत उच्च दर में मिलती है, यानी कि हॉट स्पॉट वो पॉइंट होते हैं मेरे दोस्तों गुणसूत्र में जहां पर उत्परिवर्तन की बहुत उच्च दर मिलती है, बिल्कुल सही बात है। फ्रेम सीट उत्परिवर्तन बेस प्रतिस्थापन के कारण होता है, बिल्कुल नहीं होता। फ्रेम सीट उत्परिवर्तन जो मेरे दोस्तों वो होता है गुणसूत्र में किसी भाग के डिलीट हो जाने से या किसी दूसरे भाग के इंसर्शन हो जाने से। तो मेरे दोस्तों सही आंसर मेरे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसमें प्रतिस्थापन का कोई स्थान नहीं होता है मेरे दोस्तों। यहाँ पर या तो कुछ डिलीट होगा या कुछ जुड़ जाएगा, तब फ्रेम सीट उत्परिवर्तन संपन्न होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो साथियों ये थे आज के कुछ प्रश्न जो कि मैंने आपको बताया। इसी के साथ ही आज का जो सेशन है वो एंड करते हैं। और मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों।